Hello friends, today we are going to discuss another subject of world history, that is chapter number 3, Nazism and Rise of Hitler. ओके, तो अभी हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं 2 चैप्टर्स। चैप्टर 1 आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन, चैप्टर 2 आपका रशियन रिवॉल्यूशन। अभी हम चैप्टर 3 का एक्सरसाइज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसी के सीरीज़ में नंबर 3 का वीडियोस है। I expect the previous two videos are most liked by you. Thank you for your supporting all your students. स्पेंड टाइम के बीच थोड़ा सा हेल्प करने के लिए उत्कल ऑनलाइन क्लासेस ये सब फ्री कोर्सेस लॉन्च कर रहा है, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स वगैरह कहीं जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप आराम से घर में बैठ के ये सब जो गाइडेंस लेके आप वीडियो थोड़ा देख के और आपका जो टेक्स्ट बुक है उसे थोड़ा जाके मैच करके पढ़ाई करने से आपको ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। चलो लेट्स बिगिंस। क्वेश्चन नंबर 1 आस्किंग डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वेमिनार रिपब्लिक। वेमिनार रिपब्लिक मतलब क्या है? जैसे हम फ्रांस में देखें फ्रेंच, रशिया में रशियन गवर्नमेंट, वैसे ही जर्मनी का गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? वेमार रिपब्लिक। क्या बोलते हैं? वेमार रिपब्लिक। क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय वेमार रिपब्लिक। अभी हम जो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ रहे हैं, थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूं। वर्ल्ड हिस्ट्री में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 तक। वर्ल्ड वॉर मतलब जो 2 कैटेगरी हो गया था वर्ल्ड उस समय, तो जर्मनी का हार हुआ था, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जब वो हार गए तो क्या क्या फेसेस उन्हें प्रॉब्लम फेसेस करना पड़ा, चलिए देखते हैं। द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वेमार रिपब्लिक वेयर। पॉइंट नंबर 1 इज योर वर्साइल्स ट्रीटी। व्हाट इज वर्साइल्स ट्रीटी? वर्साइल्स ट्रीटी एक शांतिपूर्ण ट्रीटी है जो कि युद्ध के बाद किया जाता है। हमेशा अगर कोई युद्ध होता है तो उसके बाद एक ट्रीटी किया जाता है। मतलब ट्रीटी में आपको क्या लिखा जाता है, कौन कौन से कंडीशंस माने जाएंगे, अगर जीता हुआ कंट्री हारा हुआ कंट्री से क्या क्या लेना चाहेगा, और कौन कौन से एरिया रिकैप्चर किए गए उसे लौटा जाएगा, इसमें डिस्कशन होता है। तो वहाँ भी एक वर्साइल्स ट्रीटी हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जहाँ पे जर्मनी को कुछ इम्पोज किया गया था कि वो क्या क्या उसके लौटाएगा या देगा। वर्साइल्स पीस ट्रीटी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिस्पोज्ड जर्मनी ऑफ इट्स टेरिटोरीज, इट्स रिसोर्सेस एंड इट्स प्राइड एज ए नेशन। मतलब जर्मनी का कुछ टेरिटोरी भी देना पड़ेगा, और अगर कोई टेरिटोरी युद्ध के बाद आपका कुछ एरिया दिया जाता है तो ये बहुत सम्मान का बात है। मतलब ये आपको अफेक्ट करेगा, आपका प्रेस्टीज को घटाएगा। इट्स रिसोर्सेस एंड इट्स प्राइड एज ए नेशन। ही ऑल्सो हैड टू पे 6 बिलियन पाउंड्स एज वार कॉम्पेंसेशन। यहाँ पे भी नहीं रुके, उसका एरिया भी ले गए और उसे 6 बिलियन पाउंड एज ए वार कॉम्पेंसेशन भी देना पड़ा। इन स्पाइट ऑफ द हार्श टर्म्स द वेमार रिपब्लिक एक्सेप्टेड द ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी। मतलब ये तो ज़रा सर नाइंसाफ़ी है। आपका एरिया भी जाएगा, 6 बिलियन पाउंड्स भी जाएगा, आपका प्रेस्टीज भी आ रहा है, लेकिन उस समय जर्मनी के पास और कोई रास्ता नहीं था। देयर बाय मेकिंग इट अनपॉपुलर एमोंग जर्मन मासेस। और जर्मन के जो थे मासेस यानी पीपल्स, वो क्या खुश होंगे इस ट्रीटी को सुन के? नहीं, लेकिन कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ओपोनेंट टीम था यानी जीत गए थे, वो उनसे डिमांड किए थे। पॉइंट नंबर 2 आपका बोल रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस। फर्स्ट पॉइंट प्रॉब्लम्स फेस किए वर्साइल्स ट्रीटी के द्वारा, सेकेंड पॉइंट इकोनॉमिक क्राइसिस। द जर्मन स्टेट वाज फाइनेंशियली crippled due to overwhelming war debts which had to be paid in gold subsequently। मतलब बोल रहा है वार डेब्ट को चुकाने के लिए जर्मनी का गवर्नमेंट जो दे दिए, उसके वजह से जर्मनी में हालात बहुत ख़राब हो गए। इकोनॉमिक कंडीशंस इज़ वेरी पुअर। वहाँ पे अब क्या होता होगा, मतलब सब कुछ प्राइस राइज हो गया होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है। अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है तो लोगों के पैसे वो कैसे खर्च करेगा? गोल्ड रिजर्व्स डिप्लेटेड एंड वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल।
प्राइजेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज ऑटोमेटिकली, जो मैं बोल रहा था, ऑटोमेटिकली अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा तो गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगा, प्राइस हाइक करेगा और डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, लोगों के ऊपर, तो इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गया है। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है पॉलिटिकल डिफेक्ट्स। ऑब्वियसली पॉलिटिकल डिफेक्ट्स तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जब लोगों के बीच जब उनके बीच उनको कंट्री को लेकर क्या है, डाउट है कि अभी कंट्री कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, क्योंकि देश के पास तो पैसा नहीं है, तो पॉलिटिकल इफेक्ट्स जो ओपोनेंट्स पार्टी हो गया तो दिखाएगा। The Weimar Republic was weak due to inherent constitutional irregularity such as proportional representation and Article 48। Proportional representation क्या मतलब, आप किसी को चुन रहे हैं और वो जाके इनडायरेक्टली चुन रहे हैं, डायरेक्टली चुन रहे हैं उनके इलेक्टिव नेता को। मतलब आप जैसे हम एमपी को डायरेक्टली वोट देते हैं, फिर हम एमपी जाके दिल्ली में उनके जो डायरेक्टली वोट देके वो प्राइम मिनिस्टर को जिताते हैं, ठीक है ना, उसी तरह से। तो उस तरह से प्रॉब्लम क्या हुआ, विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी एंड रूल बाय डिक्री। तो उस समय जो लोग उसे जिता रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, इरेगुलरिटी और डिक्री क्या कर रहे थे, इमरजेंसी कोशिश कर रहे थे उनके मुताबिक, जिसकी वजह से लोगों को इनकम में परेशानी हो रही थी और डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स नॉट बी डन। The democratic parliamentary system seemed to give the people no solutions or benefits। प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट का काम है लोगों को कैसे काम देना, लेकिन वो इमरजेंसी लगाने से क्या हो रहा था, लोग अपना काम नहीं कर पा रहे थे और उस समय का गवर्नमेंट लोगों के साथ जो पॉलिसी करना चाहिए वो भी ठीक से ले नहीं पाता इन द टाइम्स ऑफ द सिवियर इकोनॉमिक क्राइसिस। Question number 1 is completed. Now we are discussing about question number 2, which is your discuss why Nazism became popular in Germany by 1930। क्वेश्चन से जाने के पहले जो पूछा जा रहा है नाजिज्म थ्योरी, व्हाट इज नाजिज्म, हु इज नाजिज्म, ये पहले समझिए। नाजिज्म मतलब अभी हिटलर आने वाले हैं पिक्चर में, 1930 हो गया है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया है, जर्मनी को डेप्ट के हिसाब से उससे गोल्ड 6 बिलियन पाउंड का करेंसी उनका कुछ रीजन्स ले चुके हैं। तो अभी रसिया में तो अभी जर्मनी में हालात बहुत ख़राब है, वहाँ के लोग दुखी थे, गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर पा रहा था। तो उसी समय राइज हुआ किसका, हिटलर का, और वो नाजिज्म थ्योरी लेकर आ गए। मतलब वो कह रहे थे हमारे जो रेस है, हमारे जो कास्ट है सबसे श्रेष्ठ है वर्ल्ड में। तो उन सबसे फेमस उनका डायलॉग या भाषण, जिससे लोगों में एक अलग तरह की शक्ति और फिर से रिकॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ हम भी जर्मन कुछ कर सकते हैं। जो सोए हुए थे उसे उठाने का काम हिटलर ने किया। मतलब उनके अंदर इतना पेट्रोटिक और इतना नाजिज्म थ्योरी भर दिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर दिया, वो लोग फिर जाग गए, नहीं अब हमारा कुछ होगा। तो ये क्या बुझते हुए दिए को अभी लाइट देने आ गए, कौन, हिटलर। देखते हैं। तो नाजिज्म became popular in Germany by 1930 due to lot of reasons. First one is most apparent being the Great Depression। ग्रेट डिप्रेशन आ गया था ना उस समय, जर्मन के पास पेड डेप्ट करने के लिए सब कुछ दे चुका था, उसका रीजन दे चुका था, तो उसके पास क्या होगा, ग्रेट डिप्रेशन तो आएगा। ग्रेट डिप्रेशन मतलब जब आपके कंट्री में इकोनॉमिक हालात नहीं ठीक होंगे, बहुत कुछ मतलब सारे इसेंशियल कमोडिटी के प्राइस राइज हो जाएंगे, इनकम घट जाएगा, इसे बोलते हैं डिप्रेशन। तो द वेमार रिपब्लिक डिड टाइटल टू रेमेडी द कंट्रीज इकोनॉमिक डाउनफॉल एंड हिटलर वाज प्रेजेंटेड एज ए सेवियर टू द ह्यूमिलेटेड जर्मन पीपल लिविंग इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, जो भी मैं बोल रहा था। तो इसी के बीच में राइज हुए कौन, हिटलर। अभी हिटलर साहब पिक्चर में आएंगे, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2, द पावरफुल स्पीचेस ऑफ हिटलर इन व्हिच ही सॉट टू बिल्ड ग्रेट नेशन। और सबसे बड़ा बात उनका क्या था, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, उनका जो स्पीच था, पावरफुल स्पीच, एक कंट्री को फिर से यूनाइट करने के लिए, फिर से लोग सोए हुए लोगों को उठाने के लिए, अंडर द इनजस्टिस ऑफ द वर्साइल्स ट्रीटी। और वर्साइल्स ट्रीटी में जो इनजस्टिस हुआ था उनकी कंट्री के साथ, रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल स्ट्रीट हॉप्स इन पीपल। लोगों के पीछे विश्वास आ गया था कि जब हिटलर अभी आ गए हैं तो उनका कुछ भला होगा, उनके अंदर एक पॉजिटिवनेस था, जागा उठा।
पॉइंट नंबर 3 बोल रहा है नाजी प्रोपागेंडा वाज यूनिक। उनका प्रोपागेंडा क्या था? यूनिक था। कैसे? रेड बैनर्स विथ स्वस्तिक, जो स्वस्तिक चिन्ह देख रहे हैं अभी, और रेड बैनर्स उनका झंडा हो गया। नाजी सैल्यूट एक टाइप का था, नाजी सैल्यूट। ये सब कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें उनके लोगों के अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस भर दिया कि उस समय वो सोचने लगे कि हम ही सबसे पावरफुल हैं। राउंड्स ऑफ एपोलॉज अट्रैक्टेड द पीपुल मेकिंग नाजीज़म वेरी पॉपुलर, और ये सब उनके लोगों को बहुत सा अट्रैक्ट कर रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 is also completed. Now we are going to next question, which is what are the peculiar features of Nazi thinking? तो नाजीज़म जो अभी आ रहा है तो उसका पेकुलर थिंकिंग क्या था, क्वेश्चन पूछ रहा है। पेकुलर फीचर्स यानी फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग वेयर, पॉइंट नंबर 1, ए बिलीफ इन रेशियल हायरार्ची एंड लोवेंस्ट्रॉम ऑन लिविंग स्पेस। मतलब बिलीफ इन रेशियल हायरार्ची, हायरार्ची मीन्स, हायरार्की मीन्स रेशियल, जितने भी जाति थे उस समय, जियोस थे, जर्मान्स थे, तो ये बोलने लगे जर्मान सबसे श्रेष्ठ है। एंड लेबरसम ऑफ लिविंग स्पेस, मतलब हम लोग यहाँ पे रूलिंग करने के लिए स्पेस से आए हैं। मतलब उनके अंदर इस तरह से शक्ति या बात से वो ऐसा एनर्जी दे रहे थे हिटलर कि मानो वो लोग अभी 7वें आसमान में थे। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर द टॉप व्हाइल द ज्यूस फॉर्म द लोएस्ट रंग ऑफ द रेशियल लेडर। जर्मन जो हिटलर के अंदर क्या बोल रहे थे, जर्मन आर्यंस वर द टॉप, हमेशा आर्यंस इनकी जो रेस है उनका आर्यंस बोलते थे, टॉप में रहेंगे। व्हाइल द ज्यूस, और एक जाते थे ज्यूस, जो उसके में फॉर्म द लोएस्ट ऑफ द रेशियल लेडर। ज्यूस मतलब इंग्लैंड के अधिवासी हो गए, आपका जो इंग्लैंड में और इटली में रहते थे वे सब। दे बिलीव दैट ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस वुड सर्वाइव एंड रूल। और नाजीज़म थियरी क्या बोल रहा था, हिटलर क्या बोल रहे थे, ओनली सर्वाइवर्स हु जर्मान्स या आर्यंस। तो इससे समझ रहे होंगे कि उनका जो लोग थे वो किस कॉन्फिडेंस उनमें आ गया होगा कि हाँ अभी एक लीडर आया है। न्यू टेरिटरीज मस्ट बी गेन्ड फॉर एनहांसिंग द नेचुरल रिसोर्सेस एंड पावर ऑफ जर्मनी। और वो क्या बोल रहे थे, हमें न्यू टेरिटरीज लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर जर्मनी का पावर बढ़ाना है तो न्यू टेरिटरीज मस्ट बी गेन्ड फॉर एनहांसिंग द नेचुरल रिसोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीटेड। व्हाट आर द पेकुलर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग। नाजी थिंकिंग का थिंकिंग आप लोग देख चुके। अभी क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन व्हाई नाजी प्रोपेगेंडा वाज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग ए हेट्रेड फॉर ज्यूस। किससे नाजी का प्रोपेगेंडा कैसे रहा है नाजीज़म का, कि जो हेट्रेड उनके अंदर जागरूक करने के लिए बचपन से उनके बच्चों के बीच, किसके विरुद्ध, ज्यूस के विरुद्ध। ज्यूस मतलब जो रेशियल कंट्रीज़ उनको हराए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और उनसे क्या लिए थे, जो वार टेप्ट लिए थे, जो कि एक तरह के वर्साइल्स ट्रीटी में देखे थे हम, जैसे इंजस्टिस हुआ था, उनके विरुद्ध कैसे नाजीज़म कैसे उनके विरुद्ध क्या बताते हैं, हेट्रेड फैलाते हैं, वो देखेंगे। Nazi propaganda was effective in creating hatred for the Jews. Point number 1, the Nazis used the language and media effectively with great care. नाजीज क्या बोल रहे थे, उनका लैंग्वेज और मीडिया केयरफुली यूज़ कर रहे थे। कैसे? रेशियल थ्योरी पुट फॉरवर्ड बाय द नाजीज दैट द ज्यूस बिलोंग टू ए लोअर रेस एंड एज सच वेयर अनडिजायरेबल। उनके जिस समय उस समय जो भी उनका मीडिया था उसमें वो न्यूज़ बार बार दिखाया गया कि ज्यूस आर द लोएस्ट एंड आर्यंस आर द बेस्ट। और क्या बोल रहे थे पॉइंट नंबर 2 में, traditional Christian hatred for the Jews because they were accused to have killed Christ was fully exploited by the Nazis in order to make the Germans prejudicial against Jews. Traditional Christian hatred for the Jews. Jews के विरुद्ध किसका hatred बनने लगा? Traditional Christians, because they were accused to have killed Christ, क्योंकि उनके ऊपर आरोप था वो सब क्रिश्चियन को मार रहे थे, कौन? ज्यूस वगैरह। was fully exploited by the Nazis, और उसके विरुद्ध नाजिस उनके लिए फुल्ली एक्सप्लोटेड कर रहे थे उनको, इसको ज्यूस को, ऐसे कि उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, जो ज्यूस के टीचर थे उन्हें स्कूल से निकाल दिया। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। पॉइंट 3 बोला नाजिस इंजेक्टेड हेट्रेड अगेंस्ट द ज्यूस इवन इन द माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन।
इतना मतलब वो कल्चर टाइट कर दिए थे, बचपन से ही उनके बच्चों के दिमाग में ये घुसा दिए कि ज्यूस आर द वर्स्ट पर्सन, दे आर एक्सप्लॉइटेड अस। तो उन्हें हमें क्या करना चाहिए, उन्हें हमें क्या करना चाहिए तो उन्हें हमें एक तरह के उनके विरुद्ध हेट्रेड खिला रहे थे। Nazis injected hatred against the Jews even in the minds of children from the very beginning during the days of their schooling. The teachers who were Jews were dismissed and Jewish children were thrown out of the schools. जो मैं बोल रहा था, उनको टीचर को भी simultaneously स्टूडेंट्स को भी Jews के निकाल दिया गया। Such methods and new ideological training to the new generation of children went a long way. अगर आप सोचिएगा बचपन से ही आपको सिखा दिया जाएगा इंडिया में कि एक पर्टिकुलर देश के विरुद्ध आपको हेट्रेड फैलाया जाएगा, तो आपका क्या होगा, इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, क्योंकि आप ज़िंदगी भर उससे हेट करोगे। उसी तरह जर्मन के बच्चों को ज्यूस के विरुद्ध क्या हेट्रेड सिखाया गया, मेकिंग द नाजिस प्रोपागेंडा क्वाइट इफेक्टिव इन इंक्रीजिंग हेट्रेड फॉर द ज्यूस। इसके वजह से चारों ओर यानी उनके देश भर जर्मनी में ज्यूस के विरुद्ध एक आंदोलन सामने लगा। लास्ट पॉइंट बोल रहा है प्रोपागेंडा फिल्म्स वेर मेड टू क्रिएट। यहाँ पे नहीं रुके, वो मीडिया में दिखा है, स्कूल में बच्चों में इंजेक्ट किए, और फिर जो सबसे बड़ा पार्ट सोसाइटी को चेंज करने के लिए मूवी फिल्म, उसमें भी वो दिखाए कैसे ज्यूस के विरुद्ध वो एक्सप्लोइट कर रहे हैं। ऑर्थोडॉक्स ज्यूस वेर स्टेरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड। फॉर एग्जाम्पल एक फिल्म उसके टाइम का था जो एक्सटर्नल जियो। तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4, why Nazi propaganda was effective in creating a hatred for Jews. Now we are going to next question. Question number 5. Explain what role women had in Nazi society. Return to chapter 1 on the French Revolution. Write a paragraph comparing and contrasting the role of women in the two periods. पहले भी आप लोग देख चुके हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में वुमेन लोगों का, वुमेन्स का क्या क्या रोल था। और अभी क्वेश्चन पूछ रहा है जर्मन के जो हो रहा है अभी नाजी सोसाइटी, तो वहाँ पे वुमेन्स का रोल क्या है। फ्रेंच रिवोल्यूशन में क्या था, उसमें वुमेन निकल आए, मतलब वो भी रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किए इक्वालिटी के लिए, फ्रीडम के लिए, ठीक है, वोटिंग राइट्स के लिए। लेकिन नाजीज़म सोसाइटी में फ्रीडम तो मिला, लेकिन क्या उन्हें वो सब राइट्स मिला, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच। देखते हैं, चलिए लेट्स बिगिन। रोल ऑफ वुमेन इन नाजी सोसाइटी फॉलोड द रूल्स ऑफ ए लार्ज पैट्रियार्चल और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। नाजी सोसाइटी में क्या था, मेल डोमिनेटेड, मतलब वहाँ पे पुरुष प्रधान समाज था। हिटलर हेल्ड वुमेन एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीजन। हिटलर बोल तो रहे थे कि वुमेन आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीजन इन हिज जर्मनी, बट दिस वॉज द ट्रू फॉर ओनली आर्यन वुमेन। लेकिन किन वुमेन के लिए, ओनली आर्यन वुमेन के लिए, हु ब्रेड प्योर ब्लड। समझ रहे हैं बात। तो मतलब ज्यूस के जो वुमेन है वो नहीं थे, उनके सपेक्ष में हिटलर नहीं थे, वो ओनली आर्यन वुमेन को क्या बोल रहे थे, सुपीरियर है, डिजायरेबल आर्यंस। मदरहुड वाज द ओनली गोल दे वर टॉट टू रीच फॉर। लेकिन उनका मेन अल्टीमेट गोल क्या था, ओनली मदरहुड, शादी करना, बच्चा पैदा करना, बस यही, इसी तक। अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग द स्टेरियोटाइपिकल फंक्शंस, जैसे कि हाउस होल्ड में एक हाउस वाइफ करता है, मैनेजिंग द हाउस होल्ड एंड बीइंग गुड वाइफ्स, इसके आगे नहीं। लेकिन फ्रेंच रिवोल्यूशन में देखे थे, उनके जो वुमेन थे वो घर से निकल के क्या गए थे, आंदोलन या रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हुआ। दिस वॉज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रेंच रिवोल्यूशन, वेयर वुमेन लेड मूवमेंट्स एंड फॉट फॉर राइट्स टू एजुकेशन एंड इक्वल वेजेस। एजुकेशन के लिए भी फाइट किए थे, राइट्स के लिए भी और इक्वल वेजेस के लिए भी। दे वर अलाउड टू फॉर्म पॉलिटिकल क्लब्स ऑल्सो, दे वर, उन्हें भी क्या अलाउ किया गया था, अभी फ्रेंच के वुमेन्स वो भी पॉलिटिकल क्लब्स भी गठन कर सकते थे। एंड स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर देम आफ्टर द फ्रेंच रिवोल्यूशन। एंड जो औरत थे वहाँ जो गर्ल्स थे, उन्हें भी स्कूलिंग के लिए भी उन्हें क्या किया था, आफ्टर फ्रेंच रिवोल्यूशन वो सब जाने लगे थे। अभी क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। एक्सप्लेन व्हाट रोल वुमेन हैड इन नाजी सोसाइटी। हम देखें नाजी सोसाइटी में वुमेन्स को कैसे सम्मान दिया जा रहा था और क्या क्या
फीचर्स ऐड हुए और कंपेयर किया हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के ओमेन के टाइम में रोल और नाजी सोसाइटी के टाइम में रोल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, इन व्हाट वेज डिड द नाजी स्टेट सीक टू एस्टैब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर इट्स पीपल। नाजी कैसे उनके, अगर आपके पीपल आपके साथ है, अब आपके लोग आपके साथ है तो आपको कोई हरा नहीं सकता। जैसे कि हम KGF में देख चुके हैं, जो बच्चा उसका माँ नहीं बोल रहा है, अगर तुम्हारे पीछे लोग खड़े हो जाए तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। अगर तुम लोगों को खड़ा होने के लिए बोलो तो तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। उसी तरह जर्मनी के सबसे पावरफुल हिटलर के पीछे अब जर्मन भाषी सब खड़े थे। मतलब वो अब वहाँ का KGF में सोच लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, पढ़ाई में थोड़ा मजा आएगा वैसे सिचुएशन। ठीक है, तो नाजिस एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर इट्स पीपल बाय वेरियस मीन्स। जैसे कि मतलब व्हाट वाज नाजी स्टेट स्टिक टू एस्टेब्लिश टोटल कंट्रोल, कैसे कैसे किन किन पॉइंट्स को किन किन वजह से कंट्रोल या क्या क्या इफेक्ट्स थे जिसके वजह से नाजी अपने पीपल्स के लोगों के ऊपर कंट्रोल कर रहे थे। पॉइंट नंबर 1, दे यूज डिफरेंट प्रोपागेंडा थ्रू पोस्टर्स और फिल्म्स तो ग्लोरीफाई देयर बिहेवियर। वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके दिमाग से हम लोग देख चुके हैं बचपन से लेकर मूवी तक, वहाँ से चारों ओर एक ही न्यूज़ था कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं। नाजीज़म इज़ द ग्रेट, वी आर द ग्रेटेस्ट। ये जो बातें बोल रहे थे ना, वो मैजिक कर रहा था। मतलब उतना उनके लोगों के पास अब पैसे नहीं है, उनका सब कुछ जो वार टाइप में चला गया है, उसी के पीछे एक लोग आता है और उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस में भर देता है और मानो कॉन्फिडेंस सातवें आसमान में हो। इससे हमें एक चीज़ सीखने मिलता है, आपके पास चाहे कुछ हो या ना हो, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप किसी न किसी भी बड़े प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हो। वॉल स्ट्रीट बनने का मतलब ही क्या है, मतलब उस समय जो जो घटनाएं घटी थी और हिस्ट्री में जो जो हुआ था उससे हम क्या सीख रहे हैं। ठीक है ना, हमें भी हिस्ट्री से बहुत कुछ सीखना है क्योंकि हिस्ट्री आर द मिरर। ओके, पॉइंट नंबर 2, मीडिया वाज केयरफुली यूज्ड टू विन सपोर्ट फॉर द रेजिम एंड पॉपुलराइज इट। वुमेन्स का भी एक बहुत बड़ा हाथ था, मीडिया भी एक बहुत बड़ा हाथ था। मीडिया वाज केयरफुली यूज्ड, मीडिया को बहुत केयरफुली यूज़ कर रहा था क्योंकि मीडिया ही लोग को दिमाग में छपता है। आज हम जो कुछ भी जाने हैं वो सब कहाँ से, टीवी से, न्यूज़पेपर से, इंटरनेट से। उसी तरह मीडिया को बहुत केयरफुली यूज़ किया गया कि नाजीज़म इज़ द बेस्ट, वी आर द बेस्ट। नाजीज़म वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल, और वो लोगों के माइंड के साथ खेल रहे थे। वो जानते थे अगर हम उनके माइंड में हम भर देंगे कि नाजी इज़ द बेस्ट, टैप देयर इमोशंस, अगर और वो इमोशंस अगर हम जान लेंगे, एंड टर्न देयर हेट्रेड एंड एंगर अगेंस्ट दोस मार्केबल एज अनडिजरेबल, और अगर उनके जहन में ही बसा देंगे कि हेट्रेड शुरू से ही बसा देंगे तो ज्यूस का काम ख़त्म हो जाएगा और उनके विरुद्ध लोगों को लड़ने में आसानी होगी। पॉइंट नंबर 4, racial surveillance and security forces to control and order society in ways that the Nazis wanted was created। मतलब स्पेशल सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस गठन किया गया जो ज्यूस से बदला लेने के लिए, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनसे हराए थे। किन को हराए थे? जर्मन्स को हराए थे, ज्यूस। अभी उनका बारी था। लास्ट पॉइंट, द पुलिस फोर्सेस हैड पावर्स टू रूल विथ इम्प्यूनिटी, जीनोसाइड ऑल्सो क्रिएटेड। और अगर कुछ लोग इसके विपक्ष में, जैसे कि आप देख चुके हैं कि ज्यूस को स्कूल से निकाला जा रहा था, उनके टीचर को निकाला जा रहा था, तो कुछ ना कुछ पार्ट्स वो कन्फ्लिक्ट रहेंगे तो उन्हें जीनोसाइड के तौर पर दिया जाता है। जीनोसाइड मतलब नरसंहार, समझ रहे हैं कि अगर कोई भी आवाज़ उठाएगा नाजी के खिलाफ, ना सोसाइटी के खिलाफ, नाजी रूल्स के खिलाफ, तो वहीं उन्हें काट दिया जाएगा। मतलब लोगों में फियर क्रिएट कर दिया, एटमॉस्फियर ऑफ फियर एंड डिप्रेशन व्हिच हेल्प देम टू एस्टैब्लिश टोटल कंट्रोल ऑफ इट्स पीपल। मतलब अब नाजी के पास कंट्री का टोटल पावर था, मतलब वो जो चाहेगा वो करेगा। ठीक है ना, जैसे कि आपका सीरिया में थे कौन थे, अफगानिस्तान में कौन थे, ओबामा जो पाकिस्तानी था, और गद्दार सद्दाम हुसैन, ये सब थे। ठीक है ना, जो जान चुके होंगे। ठीक है, यहीं पे हमारा आज का क्लास ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इसी की तरह आपका 1 by 1 क्लास 9 का वर्ल्ड हिस्ट्री
आपका ख़त्म होगा। SST मतलब अभी पॉलिटी अभी चल रहा है, वाल हिस्ट्री पॉलिटी में भी आएगा, इकोनॉमी में भी आएगा। और आप देखिएगा कि इसे देखने के बाद आपका एक जो भी डाउट थे, मतलब क्यों पहले का एक्सरसाइज में करा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को व्हाट इज़ नाजिज्म, व्हाट इज़ हु इज़ हिटलर, ये थोड़ा स्टोरी के टाइप हम जानने से, आप जब बुक रीडिंग करेंगे इसके बाद आपको आसानी होगी, ठीक है ना। और आप डायरेक्टली क्यों अटैक कर रहे हैं आप क्वेश्चन आंसर पे, कि आपको जो पहले पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे, फिर आ रहे थे, अभी हम रिवर्स में चलेंगे। पहले क्वेश्चन आंसर देखिए, उसमें क्या होगा, मतलब हम मेन पॉइंट्स को ही अटैक कर रहे हैं। बुक तो इतना मोटा है, लेकिन बुक के सारे चीज़ हमें पढ़नी नहीं चाहिए। अगर हमें स्मार्ट स्टडी करना है तो एग्ज़ाम में क्या गिरेगा, और कौन सा पार्ट हमारे ज़िंदगी में भी क्या है, उसका रेलिवेंस है, उससे क्या अगर हम चल रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं तो इधर उधर भागने की या दौड़ने की हम ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।